जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 71 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश जो है निकेल से पहले दिखाई देता है, ठीक ना। यहाँ क्या कहा है कि निकेल से पहले कौन सा है तत्व जो कि दिखाई देता है, ठीक ना। सबसे पहले समझिए कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है ये जो है ना बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका द्रव्यमान ये है तो इससे ज़्यादा द्रव्यमान जो है इसके आगे वाला का होगा, ठीक ना। यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो आप देखिए इसमें एक गलती यहाँ था कि निकेल और कोबाल्ट में कि देखिए निकेल का जो होता है परमाणु द्रव्यमान निकेल का होता है आपको 58.7 होता है, ठीक ना। लेकिन कोबाल्ट का होता है 58.9। तो यहाँ क्या किया गया है कि 58.7 को पहले देना था, तो पहले देना था यानी कि निकेल को पहले देना था, बाद में कोबाल्ट को देना था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। तो लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कोबाल्ट को ही पहले दे दिया गया, निकेल को बाद में दे दिया गया। तो यही यहाँ पर जो है ना निकेल से पहले क्या दिखाई देता है तो कोबाल्ट दिखाई देता है, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया कोबाल्ट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक ना। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसमें जो है ना आपको 7 आवर्त है, ठीक। 7 आवर्त है और कितना वर्ग है तो वर्ग है आपको 18 वर्ग है, ठीक ना। 18 वर्ग है, ठीक। तो वर्ग जो है जितना भी वर्ग है सब सारा जो है ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे ही वर्ग कहते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 वर्ग हो गया। और आवर्त कितना है तो आवर्त टोटल 7 है। देखिए एक क्षैतिज रेखा जितना भी हो सब आवर्त हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 टोटल आवर्त है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ग को क्या हो गया आपको वर्ग वर्ग हो गया आपको 18 को, और आवर्त क्या हो गया आवर्त हो गया आपको 7 को, ठीक। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि इनमें से 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ जितना भी है मतलब जो खड़ा वाला स्तंभ है तो उसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं, ठीक नहीं। वर्ग 18 को 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, चलिए सही है। और जिन्हें समूह कहा जाता है इसे वर्ग और समूह इसे ही कहा जाता है, तो यही कथन तो सही है, ठीक ना। अब देखिए बी है कि इसमें से 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती है जिसे समूह कहा जाता है। 7 जो है क्षैतिज पंक्तियाँ होती है इसे आवर्त कहा जाता है, ठीक ना। समूह नहीं आवर्त कहते हैं। ये कथन क्या हो गया गलत हो गया। अब सी है कि इसमें से 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ पंक्तियां होती है जिन्हें आवर्त कहते हैं, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर जो है ना 7 नहीं होती है 18 होती है, ठीक ना। जिसे आवर्त नहीं वर्ग कहते हैं। इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां नहीं, क्षैतिज पंक्तियां 7 ही है, ठीक ना। यानी कि ये भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ तो सही कौन सा है तो सही ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। इसका उत्तर देखिए अगला प्रश्न है कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में जो है ना बिजली पारित की जाती है तो इनमें से किस रूप में विघटित हो जाता है। देखिए सबसे पहले देखिए सोडियम क्लोराइड होता है आपको NaCl, ठीक। जैसे जलीय बनाएंगे तो इसमें पानी मिला देंगे तो पानी मिला दिए। अब इसमें क्या कहता है कि इस पर बिजली प्रवाहित की जाती है। बिजली जब प्रवाहित करेंगे इससे क्या निकलता है, इससे निकलता है आपको NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक ना। तो क्या हो गया इसका किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जब सोडियम सल्फेट साधारण जो है बेरियम क्लोराइड से विलयन के साथ मिलता है तो क्या होता है। देखिए सोडियम सल्फेट है Na2SO4, जब ये साधारण BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड से विलयन से मिला है ये क्या बना लिया है BaSO4 प्लस 2 NaCl बनाया, ठीक ना। तो BaSO4 क्या होगा यहाँ पर तो BaSO4 हो गया आपको बेरियम सल्फेट हो गया। तो बेरियम सल्फेट बनाया तो किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बेरियम सल्फेट बनाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए आयरन ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपकी Fe2O3 होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाया जाता है डैश हवा के कारण। देखिए रसोई गैस क्या होता है कि LPG क्या है आपको ये रसोई गैस है, ठीक ना। इसका जो है अपना कोई भी गंध नहीं होता है, ठीक। इसका जो है अपना कोई भी गंध नहीं होता है, लेकिन इसको रिसाव जो होता है तो रिसाव हो गया इसको पता लगाने के लिए इसमें एक अलग से मिलाया जाता है सल्फर का यौगिक जिसे हम इथाइल मरकेप्टन कहते हैं। इथाइल मरकेप्टन
को मिलाया जाता है, ठीक ना, ये सल्फर का यौगिक है, ठीक ना, इसी के कारण हमें पता चलता है कि ये रिसाव हो गया है, मतलब इसी में गंध होता है, एलपीजी में गंध नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल मर्केप्टम, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न है कि डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए पेट्रोल का दाम जो है ना सस्ता करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि ईंधन के साथ जो है ना एथेनॉल को मिला दिया जाता है, ठीक ना, एथेनॉल को, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल के साथ किसको, ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक ना, सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें से कौन है। सबसे पहले देखिए आप अभिक्रियाशीलता का क्रम देख लीजिए, ठीक ना। देखिए जब ऊपर से नीचे आते हैं इस क्रम में तो क्या होता है, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक। नीचे वाला का क्या अभिक्रियाशील साफे नहीं है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, उससे कम अभिक्रियाशील हो गया सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक हो गया, उससे कम आयरन हो गया, उससे कम लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड जो है ना सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक ना। तो क्या का इनमें से कम अभिक्रियाशील कौन सा है, देखिए ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किधर है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को देखिए कहाँ है, तो मैग्नीशियम यहाँ है, चलिए ठीक है। उसके बाद है पारा, पारा कहाँ है, लेड, पारा, ठीक है। अब हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ है। उसके बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यहाँ है। क्या कहा इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील इसमें आपको हो जाएगा पारा, हो जाएगा पारा, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन को जो है ना कभी कभी नहीं भी लिया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे की ओर पारा ही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, पारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि G/4π² बराबर क्या होगा। देखिए आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ से ये प्रश्न आया है, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले देखिए आप एक आवर्तकाल का फॉर्मूला जानते होंगे, T √L/G, ये बात तो जानते ही हैं। देखिए इसी को सॉल्व कर देना है बस, यहाँ और कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, T/2π बराबर √L/G। अब जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा, ये T²/4π², ठीक, बराबर हो गया आपको L/G। यहाँ हमको क्या प्राप्त करना है, G/4π², ठीक नहीं, G/4π², ठीक। तो G/4π², देखिए इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये देखिए GT² बराबर 4π² आ जाएगा, ठीक। यहाँ हमको क्या निकालना है, G/4π², तो जी देखिए यहाँ है, ये है, अब 4π² बटा में कर देंगे तो 4π², तो बराबर क्या हो जाएगा, L/T² हो जाएगा, ठीक है। तो L/T² देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो L/T² देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक बांध में जल की गहराई को h दे दिया है, ठीक है, तथा जो है ना ए जल में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है, जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा टी जो है बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करता है। देखिए दाब जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, देखिए दाब नहीं, प्रेशर बराबर होता है फॉर्मूला ρ/G/h, ठीक नहीं। यहाँ रो क्या है, तो रो है आपको द्रव का घनत्व है, ठीक, रो क्या है, द्रव का घनत्व हो गया। जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। और एच क्या हो गया, तो एच हो गया आपको गहराई हो गया, यानी कितना गहरा में वस्तु स्थित है, ठीक ना। तो ये गहराई हो गया। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ देखिए एच, जल की गहराई एच है, ठीक है, तथा एच है, ठीक, एच पर निर्भर करेगा, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल टी है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो निर्भर नहीं करता, इस पर भी नहीं करेगा। ये जल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है, टी है बांध की मोटाई, इस पर भी नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, केवल एच पर ही निर्भर करेगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक ना। तो एच किसी में नहीं दिया हुआ है, तो एच जो है ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक आदर्श तरल पदार्थ क्या है। देखिए एक आदर्श तरल पदार्थ है, उसका गुण क्या क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहला क्या है कि वो असंप्रिय होना चाहिए। असंप्रिय मतलब क्या है, इसे दबाया नहीं जा सकता है, ठीक ना। आदर्श तरल क्या क्या गुण है कि असंप्रिय होना चाहिए, ये दबाया नहीं जा सकता। असियान होना चाहिए कि इसका संयंता गुण होना, संयंता जो है ना इसका शून्य होना चाहिए, मतलब ये तेजी से इसका बहाव होना चाहिए, ठीक ना। तो घर्षण रहित होना चाहिए, इसमें घर्षण भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, घर्षण रहित और असंप्रिय होना चाहिए, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल में जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में जलना क्या है,
कठिन है या आसान है। देखिए भाप क्या होता है, भाप का जो है ना गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, ठीक है ना। भाप का क्या होता है, गुप्त ऊष्मा अधिक होता है, ठीक है ना, जल की अपेक्षा, ठीक है ना। तो इसके कारण जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप है, तो भाप में जो है ना आपको ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है ना। मतलब भाप में आप ज़्यादा जलिएगा, ठीक है, लेकिन जल में जो है ना कम जलिएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अधिक खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए कमरा है, ठीक, कमरा में जो है रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, इसका दरवाज़ा जब खुला छोड़ दिया जाए, अगर कमरा बंद हो तब, यहाँ ये भी ध्यान देना है कि कमरा बंद होना चाहिए, कमरा बंद होगा तो क्या हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कमरा धीरे धीरे बंद गर्म हो जाएगा, ठीक। अगर कमरा खोल देगा तो मतलब कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा रहेगा। देखिए जब क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कमरा खुला हुआ है तो आपको अपना मन से कमरा नहीं खोलना है, ठीक ना। क्वेश्चन में जब दे दे कमरा खुला है तभी मानना है कमरा खुला हुआ है, ठीक। अगर क्वेश्चन में सीधा नहीं दिया है, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि कमरे में रखी, सीधे कमरा, यहाँ कमरा के बारे में कुछ नहीं कहा है खुला है कि बंद है, सिर्फ यहाँ रेफ्रिजरेटर के दरवाजे में बोला है कि ये खुला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ आपको कमरा को खोलना नहीं है, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में कहा देगा कि कमरा खुला हुआ है तब क्या कहेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या कहा है, कमरा में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कमरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि जब आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा। देखिए जब आपेक्षिक आर्द्रता जब ज़्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमें बेचैनी महसूस होगी, ठीक है, हमें पसीना भी कम आएगा, पसीना कम आएगा, ठीक है, कपड़े आसानी से नहीं सूखे, आर्द्र जब मौसम होगा तो कपड़े आसानी से नहीं सूखेगा। इसका मतलब क्या होगा कि उपरोक्त में से सही उत्तर सही है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर का प्रतिशीतक यानी कि फ्रीजर जो होता है रेफ्रिजरेटर में वो सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्यों। देखिए फ्रीजर जो है ना, रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर यहाँ देखिए ऊपर में लगाया जाता है, ठीक ना, यहाँ ऊपर में लगाया जाता है, यहाँ जो इसी कारण से लगाया जाता है कि इसमें जो है ना संवहन धारा उत्पन्न हो और समुचित प्रभाव में जो है ना भीतरी भाग को ठंडा कर सके, मतलब पूरी तरह संवहन विधि से है ना ये भीतरी भाग को पूरी तरह से ठंडा कर सके, ठीक ना। क्योंकि देखिए जब गर्म हवा होता है ना, गर्म हवा वो ऊपर जाता है और ठंडा हवा क्या होता है, नीचे आता है, तो ठंडा हवा क्या होगा, नीचे चल जाएगा, गर्म हवा ऊपर चल जाएगा संवहन विधि में, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या है कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि जिससे यह संवहन धारा को समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि सेल्सियस के से केल्विन पैमाने पर तापमान बदलने के लिए इनमें क्या करना होगा। देखिए जब कोई वस्तु है, जैसे एक्स डिग्री सेल्सियस का कोई वस्तु है, इसको हम केल्विन बदलना होगा तो क्या करेंगे, हम एक्स प्लस 273 कर देंगे, ठीक है, केल्विन में बदल गया। जब देखिए एक्स केल्विन में कोई वस्तु है तो इसको जब हम क्या करेंगे तो एक्स माइनस 273 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। क्या कहा है कि सेल्सियस से केल्विन बदलना है, सेल्सियस से केल्विन बदलना है, क्या करना है, तो 273 को जोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ये दिया कि तापमान में गुना, गुना वाला नहीं होगा, जोड़े घटा होगा, तो गुना भाग तो नहीं होगा, तो विभाजित, ये भी क्या, ये भी कट गया। आप देखिए जोड़ घटा वाला बी में दिया है कि दिए कि तापमान में 273 जोड़े, हाँ यही तो होगा, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है, ठीक है। यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी कि स्वैच्छिक गतिविधियां कौन सा है। देखिए स्वैच्छिक गतिविधियां वे है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है ना, हमारी इच्छा के अनुसार होती है, ठीक है ना। और अनैच्छिक क्या होती है, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, मेढक कूदना है, मेढक का इच्छा होगा तो कूदेगा, या तो नहीं इच्छा होगा तो नहीं कूदेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्वैच्छिक मांसपेशियां से कार्यान्वित हो रहा है, तो इसका उत्तर देखिए ये सही है, ये यही होगा। अभी देखिए पेट में भोजन की गति, पेट में जो भोजन होता है पचता है वो हमारी इच्छा के अनुसार तो नहीं पचता है, ठीक है, ये अपने आप पचता है, तो ये क्या है कि अनैच्छिक हो गया। सी है हृदय का धड़कन, हृदय की धड़कन भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, जब मेरा मन चाहे तो हृदय का धड़कन हम रोक लेंगे, जब मन चाहेगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका कारण क्या हुआ कि ये भी क्या हो गया, अनैच्छिक गति हो गया। लेकिन हाथ का हिलाना हमारे हाथ में है कि हम हाथ को कब हिलाएं, हमारा मर्जी है, जब हिलाएंगे तब हिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया आपको स्वैच्छिक मांसपेशियां कारण मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर ए और डी ये दोनों क्या है, स्वैच्छिक मांसपेशियां है, और बी और सी क्या है, तो अनैच्छिक क्रिया है, ठीक ना। तो ए और डी किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ए और डी, इसका कारण इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क की ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना। देखिए मानव मस्तिष्क में जो होती है ध्वनि का संवेदन 1/10 सेकेंड तक रहता है, ठीक ना। कोई ध्वनि को अगर मानव सुना है तो उसके कान तक जो है ना 1/10 सेकेंड तक जो है ना ये रुका रहता है ध्वनिक संवेदन, ठीक ना। तो 1/10 सेकेंड इसका मतलब क्या हुआ है, 0.1 सेकेंड भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया 0.1 सेकेंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है
कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। देखिए मस्तिष्क का जो है ये मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ना ये जो है सांस लेने को नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक, चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देख लें और प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।